दोस्तों नमस्कार, मैं विभू कुमार झा और आप देख रहे हैं मास इंडिया। लोकसभा 2024 का इलेक्शन लगातार आगे बढ़ रहा है और ऐसे में इसी कड़ी में पूरे देश में लोकसभा इलेक्शन का महापर्व चल रहा है। ऐसे में हमारे साथ दानिश जी हैं, बीजेपी मीडिया प्रभारी, और इस बार के लोकसभा चुनाव में कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर कहीं न कहीं चर्चाएं पूरे देश भर में है। सबसे पहले स्वागत है दानिश जी। धन्यवाद। पहला सवाल कि पूरे देश में इस बार कहीं न कहीं तीसरी बार देखा जाए तो लहर कही जा रही है मोदी जी का। क्या वाकई में लहर है या फिर जुमला? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि इसको आप लहर कहें या इसको आप करंट कहें या जो भी आप पॉलिटिकल पंडित लोग पॉलिटिकल भाषा में जो भी कहें, लेकिन ये मोदी जी के 10 साल के जो कार्य हैं उसकी कहानी है, उसकी दास्तान है, उसकी हकीकत है जो इस 2024 के लोकसभा चुनाव में नजर आ रही है। जिस प्रकार से इस 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में कार्य किया गया है, वो आजाद भारत में ऐतिहासिक कार्य है। वो इस 10 साल के कार्यों को इतिहास में जो है स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। इस 10 साल के अंदर अलग अलग अचीवमेंट है अलग अलग सेक्टर में मोदी सरकार की, और उसमें एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि इस 10 साल में एक भी करप्शन का, एक भी भ्रष्टाचार का किसी ने भी मोदी जी पे या मोदी जी के कैबिनेट पर कोई आरोप नहीं लगा सका। इतने विपक्ष के नेताओं ने इतनी गालियां दी मोदी जी को, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो मोदी जी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा सके। ये सिद्ध करता है कि नरेंद्र बॉन्ड कहीं न कहीं विवाद नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड का विषय था, वो हम सबके सामने आया। वो तो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए। तो वो तो बिल्कुल पाक साफ है, बिल्कुल क्रिस्टल है। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो विषय है वो जनता के बीच में है। तो लेकिन एक भी विषय पे रही नहीं, एक भी ऐसे कोई आरोप विपक्ष लगाने में कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि हमने इन 10 सालों में जनता की सरकार बनके जनता के हितों के लिए काम किया। इन 10 सालों में जो ऐतिहासिक काम थे, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का विषय था जो 500 वर्षों से चला आ रहा था, जो भारत के विकास में बाधा बन रहा था, उसको भी एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्राण प्रतिष्ठा को कराने का काम किया। ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे हो जो आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण मुस्लिम बेटियों और बहनों के जीवन को नरक बनाया था, उनके जीवन में उजाला लाना और उनके जीवन में बदलाव लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 आप हटाने की कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री के सशक्त नेतृत्व के माध्यम से जम्मू कश्मीर में बिना खून बहे, एक कतरा भी खून नहीं बहा, और जम्मू कश्मीर से धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया गया। और सबसे ज्यादा फायदा उसको अगर किसी को हुआ है तो वहां के मुस्लिम कम्युनिटीज को हुआ है, जो बकरवाल कम्युनिटीज है, गुजर कम्युनिटीज है। 70 वर्षों तक दलित, पासमानदा, पिछड़े, अति पिछड़े को जम्मू कश्मीर के अंदर आरक्षण प्राप्त नहीं था धारा 370 के कारण। धारा 370 को हटा करके वहां पे आज पहली बार आरक्षण पहुंचने का काम किया है। बिल्कुल ऐसे अनेक कार्य हैं। बिल्कुल, एक मुद्दा ये है दानिश जी, आपने कहा इन सभी चीजों को तो ग्राउंड पे दिखा है, बट विपक्ष जहां आलाप रही है कि महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और देश में युवा को जो है एम्प्लॉयमेंट लगातार, इसको कैसे देखा? देखिए, देश में गरीबी का अगर आकलन करना है तो बेरोजगारी दर देख लीजिए, देश की अर्थव्यवस्था देख लीजिए। 10 साल यूपीए सरकार चल रही थी, बेरोजगारी दर कहां थी, अर्थव्यवस्था कहां था, और उसके बाद आज भारत के जो लोग वोट कर रहे हैं वो भारत को विश्व के अंदर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए वोट कर रहे हैं। ये कमिटमेंट है, ये मोदी जी की गारंटी है कि आने वाले समय में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लोग रोजगार जो है सिर्फ सरकारी नौकरी को रोजगार समझते हैं। सरकारी नौकरी की अपनी एक लिमिटेशन है। सरकारी नौकरी के इतर भी एक बहुत बड़ा संसार है रोजगार का, जो प्रधानमंत्री ने आजाद भारत में पहली बार उस ओर जो है काम किया है। चाहे वो स्किल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, स्वरोजगार के माध्यम से हो, या अलग अलग योजना के माध्यम से युवाओं को, जो क्रिएटिव्स हैं, जो एग्रीकल्चर में काम करना चाहते हैं,
जो फिशरीज में काम करना चाहते हैं, जो इंडस्ट्रीज में काम करना चाहते हैं, उनको सशक्त किया है लोन दे करके। विश्वकर्मा योजना है, जो हमारे कारीगर हैं, बुनकर है, उनको इजीली लोन प्रोवाइड किया गया ताकि वो अपना उद्योग धंधा खड़ा कर सके और जिसके माध्यम से वो सैकड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। यही तो असल रोजगार की परिभाषा हुई ना। लेकिन जब एक आदमी को आप खड़ा करते हो, उसको जब आप उस सलाहियत के लायक बनाते हो, उसको सशक्त करते हो, कि कोई एक व्यक्ति, एक युवा हमारे देश का जब वो कोई उद्योग धंधा शुरू करता है तो उसके लिए सरकार के हेल्प चाहिए, सरकार के जो नियम होते हैं उसमें उसको सहूलियत चाहिए। तो वो सारे प्रावधान तो केंद्र सरकार ने करके दिया, तभी तो आज भारत के अंदर स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया के माध्यम से अनेकों जो है रोजगार की योजनाएं चल रही हैं, उसमें युवाओं को रोजगार मिल रहा है। विपक्ष अपने मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि 30 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन बीजेपी और एनडीए गठबंधन क्या दे पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे वो केंद्र में हो या बिहार के अंदर हो, हमने रोजगार के विषय पे बहुत स्पष्ट हैं। जो सरकारी नौकरियां हैं वो निश्चित तौर पर वहां पे जो है उसकी नियुक्तियां होंगी और हुई हैं। भाई, अगर एनडीए की सरकार 15 साल से बिहार के अंदर है तो क्या जो नियुक्तियां हुई है वो तेजस्वी यादव ने किया? क्या वो नियुक्तियां जो है लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने किया? क्या इन लोगों को तो पूछना चाहिए कि जब आपके माता पिता मुख्यमंत्री थे तो कितनी नियुक्तियां हुई बिहार के अंदर? आप कंपेयर कर लीजिए ना, लालू प्रसाद के शासनकाल से और हमारे नीतीश कुमार जी की जो एनडीए का शासनकाल है, आप कंपेयर कर लीजिए कितनी नियुक्तियां हुई थी। तेजस्वी यादव शिक्षा मंत्री तो नहीं थे, मुख्यमंत्री तो नहीं थे, तो जो शिक्षा की नियुक्ति हुई वो एनडीए सरकार के समय वो जारी हुआ था। ठीक है, हम बीच में अलग हो गए, बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो शिक्षकों की नियुक्ति हुई। तेजस्वी यादव एज ए डिप्टी सीएम साथ ही साथ 5 मंत्रालय के वो देख रहे थे, तो उस 5 मंत्रालय में कितनी नियुक्तियां हुई? तेजस्वी यादव को इसका जवाब देना चाहिए। वो एनडीए के द्वारा नियुक्त किए गए शिक्षकों का क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। बिहार की बात करें, बिहार में जो अभी इस बार जो 40 सीटें हैं, 40 सीटों में जब ग्राउंड पे उतरते हैं तो पता चलता है कि मोदी जी की लहर वाकई में है। लोग चाह रहे हैं मोदी जी इस बार तीसरी बार आए, लेकिन जब कैंडिडेट्स की बात करें तो वहां पे कैंडिडेट्स से मामला फंसता नजर आता है। कह रहे हैं लोग कि मोदी के नाम पे हम दे देंगे, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, बट कैंडिडेट्स में कमी है। क्या कैंडिडेट्स को उतारने में रणनीति कहीं ना कहीं बीजेपी ने वो ऐसा खास तैयार नहीं कर पाया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो भी कैंडिडेट 17 कैंडिडेट हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वो सभी चुनाव जीतने में सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देती है जो चुनाव जीतने में सक्षम हो, जिनकी बेदाग छवि हो, जो कर्मठ हो, जो पार्टी की विचारधारा से जुड़े हो, ऐसे लोग हैं। और मुझे लगता है कि सभी लोग जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, सभी की सभी ह्यूज मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, देखिए क्या होता है कि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा लोकतंत्र है, इतनी बड़ी पार्टी है, इतने बड़े लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई विषय आते होंगे। स्वाभाविक सी बात है, मैं आपको नकार नहीं रहा हूं, लेकिन ये स्वाभाविक सी बात है, कहीं कहीं कुछ विषय आते होंगे, कुछ नाराजगी होती होगी। लेकिन सभी कार्यकर्ता काफी लोकप्रिय हैं अपने क्षेत्र में और प्रधानमंत्री के कार्य पे सभी लोग जो है मोदी की गारंटी पे वोट दे रहे हैं। और जनता इस बार ये सोच रही है कैसे अर्थव्यवस्था में हम दुनिया में तीसरे नंबर पे आएंगे। लेकिन वाकई में जब ग्राउंड पे आप चलते हैं, देखते हैं, तो ये नजर आता है कि मोदी जी का भले ही 40 सीट में अच्छा खासा सीट निकल जाएगा इस बार 40 में बिहार में, लेकिन मार्जिन बहुत कम रहेगी। वोटिंग की जो मार्जिन है, जो जीतने की जो मार्जिन है, इस बार बहुत कम दिखेगा, रिजल्ट में बताएगा। उसके लिए तो आपको 4 जून तक इंतजार करना पड़ेगा, तो फिर हम बात करेंगे कितनी मार्जिन आ रही है। ओके। लेकिन हम पूरी तरह से इस बात को लेकर के मुतमईन है, पूरी तरह से आश्वस्त है कि जितनी भी सीटें हैं उस पर जिस प्रकार से वोटिंग हुआ है पिछले 3 चरणों में, उन 3 चरणों में हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, एनडीए के उम्मीदवार और एक अपार जनसमूह के साथ जो है, अपार बहुमत के साथ जो है हम जीत रहे हैं। चलिए, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, देखिए, दानिश इकबाल ने साफ कहा है कि कहीं ना कहीं इस बार हम लोग 40 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा 4 जून को कि क्या एनडीए गठबंधन इस बार क्या कितने सीटें ला पाएगी, पूरे देश के अंदर में कितना कुछ खास होगा, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।